वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो अब तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास नंबर 4 है। 2 क्लासेस हमने ली, पेपर 1 प्रोबेबिलिटी की और स्टैटिस्टिकल मेथड या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एक क्लास हो चुकी है और ये दूसरी है। पिछली क्लास में हमने 3 पेपर किए थे, 2012, 12 का बैक पेपर और 13। उन पेपर्स के उन क्वेश्चंस को हमने किया था जो शॉर्ट टाइप के थे। लेकिन आज जो क्वेश्चंस हम करवाने जा रहे हैं वो हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये यूनिट के क्वेश्चंस हैं। कम से कम 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा या फिर 12 नंबर का, ऐसे ही पेपर में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और आज की इस क्लास को करते ही जिन लोगों ने इस पेपर को कम पढ़ा है, अगर वो आज की क्लास करते हैं तो आज की क्लास में करवाए जाने वाले क्वेश्चंस में कम से कम 3 से 4 हो सकता हो आपको पेपर में मिले। ये गेस है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो मे भी पेपर में भी आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने का मेन मोटो यही है कि जो पेपर में आए हुए हों, जिनके दोबारा आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नए क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इज। 2 लाइन जो रिग्रेशन की होती हैं उनके बीच का एंगल ये होता है, ये आपको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने आपको बताया रिग्रेशन एनालिसिस और रिग्रेशन लाइन के बारे में। रिग्रेशन की 2 लाइनें होती हैं, एक को हम कहते हैं वाई ऑन एक्स, जिसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई होता है डिपेंडेंट। दूसरी हमने बताई थी एक्स ऑन वाई। और पिछली क्लास में इस बात की चर्चा की गई थी कि हम 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन क्यों पढ़ते हैं और मैंने इसका रीज़न भी बताया था। तो आज की इस क्लास को करने के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं, लाइन से रिलेटेड, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, वो भी यूज़ होंगे। जैसे हमको अगर किन्हीं 2 लाइनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना हो और वो एंगल एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मीन्स जिसकी रेंज 0 to 90 हो। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमको लाइन की इक्वेशंस पता होनी चाहिए या फिर हमको लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। अगर इस लाइन का स्लोप हम m1 मान लें, इस लाइन का स्लोप m2 मान लें, तो फॉर्मूला क्या होता है इनके बीच के एंगल का, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 m2, और ये वैल्यू रहती है मॉड में। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आएगा हम उसको रखेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि हमको एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये है tan थीटा की वैल्यू। यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं tan इनवर्स करके। तो ये फार्मूला आप सबको याद होगा। हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको m1 और m2 यानी लाइन जो रिग्रेशन की होगी y ऑन एक्स एंड x ऑन y, इनके स्लोप के बारे में पता होना चाहिए। तो स्लोप हमें कब पता चलता है, जब हमको लाइन की इक्वेशन दी जाती है। नॉर्मली आप लोग लाइन की इक्वेशन को लिखते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m जो होता है वो स्लोप होता है। लेकिन जब कोई लाइन किन्हीं 2 पॉइंट से पास होती है तो हम उस लाइन की इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं। मान लो वो पास होने वाले पॉइंट हैं मीन, जो कि हमने पिछली क्लास में बताया कि रिग्रेशन लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, मीन पर, एक्स बार एंड वाई बार पे। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार, और इसके साथ जो स्लोप आने वाला है वो हो जाता है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ये है स्लोप लाइन y ऑन x का। सिमिलरली जब हम x ऑन y लाइन लिखते हैं तो इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, x माइनस एक्स बार, सब कुछ सेम रहेगा, बट x पहले आया है तो x का जो वेरिएंस है वो ऊपर रहेगा, यानी सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, और यहाँ पर r। तो लाइन के स्लोप को हम कंपेयर कब करते हैं, जब दोनों लाइन एक ही तरीके से लिखी गई हों। जैसे इसको y इक्वल टू में लिखा गया है जबकि इसको x इक्वल टू में लिखा गया है, तो अगर हम सेकंड लाइन को भी इसी फॉर्मेट में ले आए तो स्लोप के कंपैरिजन को देखते हुए हम लोग थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लाइन नंबर 2 को ट्रांसफॉर्म करिए और वैल्यू निकालिए y माइनस वाई बार की, और ये कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x
एंड x माइनस एक्स बार। तो पहली इक्वेशन ये बनी y ऑन x से और दूसरी इक्वेशन ये बनी x ऑन y से। अब दोनों लाइनें देखने में एक जैसी हैं। ये बन जाएगा स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन और ये फर्स्ट लाइन। तो इसको हम m1 ले लेते हैं और इसको m2 ले लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूले को। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को करना कितना आसान है। केवल आपको क्या याद करना है, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशंस। यहाँ से स्लोप निकालेंगे और स्लोप की वैल्यू पुट करते ही हम इस प्रूफ तक पहुँचेंगे। तो चलिए प्रूफ को हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। m1 की वैल्यू सबको पता चल गई क्या है, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x एंड m2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, चलिए लिखते हैं मॉड। तो पहली इक्वेशन में क्या लिखना, m1 माइनस m2 मीन्स r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x माइनस 1 अपॉन r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉन में हमें क्या लिखना, 1 प्लस m1 m2। तो m1 की वैल्यू है सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू 1 अपॉन r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई m2 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि सिग्मा y अपॉन सिग्मा x कॉमन है और मॉड के बाहर हम इनको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो वैल्यू पहले से प्लस में है उसको मॉड के अंदर रखने से कोई मतलब नहीं है। बाकी जो वैल्यूज बच रही हैं वो क्या बच रही है, r माइनस 1 अपॉन r। अगर अपॉन में देखें तो r कैंसिल हो रहे हैं, ये सिग्मा वाई स्क्वायर है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है। तो सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, हम इनको भी मॉड के बाहर लिख सकते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमने किया क्या है, एलसीएम भी साथ में ले लिया है और मॉड को भी हटा दिया है। किसी को कोई दिक्कत, नीचे एक्स होगा एलसीएम में क्योंकि अपॉन में सिग्मा एक्स है। आगे बढ़ते हैं। तो इस सिग्मा एक्स स्क्वायर को अगर हम शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में तो ये वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इक्वल को हम यहाँ लगा लेते हैं। इधर हमारे पास बच रहा है सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर और मॉड में भी हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, बस आंसर आने ही वाला है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, और मॉड वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आर की वैल्यू जब तक हमें पता नहीं है हमको मॉड वैल्यू लेकर ही चलना होता है। तो एक करेक्शन जो आपको करना है वो ये कि इसको आप मॉड में रखेंगे, बाकी सब तो मॉड के बाहर जा सकता है क्योंकि प्लस में है, लेकिन जब तक आपको कोरिलेशन की वैल्यू ना दी जाए तब तक आप इसको बाहर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सिग्मा एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ पे वैल्यू क्या बच रही, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर एंड मॉड आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर। ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू। फिर आप थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं इन्वर्स करके। टेन थीटा मीन्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स दिस वैल्यू। मिला सकते हैं, पूरी वैल्यूज मैच कर रही हैं। एक जो गलती थी वो हमने आपको बता दी, यहाँ मॉड है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। जब पेपर को टाइप किया जाता है तो ये गलतियाँ हो जाती है, मॉड लगा। एक्चुअली में जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं अगर वो पेपर प्रिंट कर रहे होते हैं तो उन्हें ब्रैकेट और मॉड के बीच का डिफरेंस शायद ना पता हो, इस वजह से गलतियाँ हो सकती हैं। तो किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोल सकता है। हाँ जी, बताइए जल्दी। चलिए ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो कम से कम आपको 10 साल के पेपर देखेंगे तो 8 बार ही मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कैसे होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो टेबल दी गई है इसको कंटिंजेंसी टेबल कहते हैं।
कंटिजेंसी टेबल मीन्स एक ऐसी टेबल जिसमें हमको एट्रीब्यूट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। 2x2 का मतलब एट्रीब्यूट जो हैं उनके दो दो कैटेगराइजेशन है। जैसे हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिख लेते हैं टेकिंग टी और नॉट टेकिंग टी, और यहाँ पर लिख लेते हैं एक स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग। तो अब जो फ्रिक्वेंसी है वो ए है। ए वह पर्सन है जो टी और स्मोकिंग करते हैं साथ में, बी सी डी। इस तरीके से हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट के बारे में नहीं बताया गया, बस बता दिया गया कि ये कंटिजेंसी टेबल है। अब यहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम ये जानना चाहें कि टी लेने वाले टोटल कितने लोग हैं, चाहे वो स्मोकिंग करते हो चाहे ना करते हो, तो हम ऐड कर लेंगे, हमको आंसर मिलेगा ए प्लस सी। टी ना लेने वाले कितने लोग हैं, ये हो जाएगा बी प्लस डी। सिमिलरली स्मोकिंग करने वाले कितने लोग हैं, तो आएगा ए प्लस बी, और लास्ट में आएगा सी प्लस डी। यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब होता है इसका सम या फिर इसका सम। दोनों तरफ से सम करने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वैल्यू हमें मिलेगी एन की। एन इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विच डिवाइडेड इन टू एट्रीब्यूट्स, अंडर टू एट्रीब्यूट्स। एक है चाय का पीना और दूसरा है स्मोकिंग का करना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। तो काई स्क्वायर की वैल्यू निकलती कैसे, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। आपने काई स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे उसमें केवल आपको काई स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी, लेकिन ये फार्मूला जहाँ से आता है ये आप पढ़ेंगे जब आप सेमेस्टर 3 में आएंगे और पेपर पढ़ रहे होंगे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का। उस समय आपको काई स्क्वायर टेस्ट बताया जाएगा, तब आप जान पाएंगे कि ये कैसे आता है। लेकिन अभी के लिए हम आपको जो फार्मूला बता रहे हैं बस उसको याद रखिए, और उसकी मदद से आप इजीली ये प्रूफ कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? काई स्क्वायर का फार्मूला होता है समेसन, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये ई आई है। अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है ए, जो बताती है स्मोकिंग करना और चाय पीना एक साथ, दूसरी बी है, फिर सी एंड डी। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज तो हमको दी हुई होती हैं। समेसन का मतलब ये कि हमको जितनी भी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं सबके लिए पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे O11, दूसरी को नाम देंगे O12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी, O21 हो जाएगा, ये O21 की वैल्यू हो जाएगी सी, और लास्ट में O22 की वैल्यू हो जाएगी डी। अब अगर हमको निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ O11 यानी जो पहली ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालने का फार्मूला आपको याद रखना है। जो भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है उसके रो का सम मल्टीप्लाइड बाई कॉलम सम डिवाइडेड बाई टोटल यानी n। तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर a है उसकी रो का सम क्या है। a की रो का सम आपको दिख रहा होगा a प्लस बी। सिमिलरली कॉलम का सम क्या है a प्लस सी डिवाइडेड बाई n। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी निकल के आई, a की। इसी तरीके से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी b की निकाल सकते हैं। अब b की रो का सम देखिए क्या है a प्लस बी, और कॉलम का सम क्या है, b के कॉलम का सम है b प्लस डी, और अपॉन में होगा n। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ c की रो का सम आपको दिख रहा होगा c प्लस डी, और कॉलम का सम है a प्लस सी। लास्ट में एक फ्रीक्वेंसी और बच रही d, तो d की रो का सम है c प्लस डी, कॉलम का सम है b प्लस डी डिवाइडेड बाई n। सारी की सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसमें हम चारों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे।
सबसे पहले हम ए के लिए करते हैं, तो ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंसी ए है, यहाँ से हमको ए की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए से डिवाइड भी करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए माइनस एक्सपेक्टेड ए, हम आपको एक करके दिखाएंगे, बाकी आप घर पे करने की कोशिश करिएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की वैल्यू है कितनी, एक्सपेक्टेड ए की वैल्यू है ए प्लस बी, ये लिखी हुई है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई एन, और फिर इसका होल स्क्वायर भी करना है। अपॉन में क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए, यानी ए प्लस बी ए प्लस सी डिवाइडेड बाई एन। तो चलिए पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब a को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू भी हम साथ में पुट कर देना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या है, a प्लस बी एंड a प्लस सी, और इस पर क्या लगा हुआ है, होल ऑफ स्क्वायर। n एलसीएम था तो अपॉन में n स्क्वायर भी रहेगा, और इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इस क्वांटिटी से, a प्लस बी ए प्लस सी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो सबको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, तो ये इधर हो जाएगा एन अपॉन ए प्लस बी एंड ए प्लस सी इंटू, यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा, एन स्क्वायर, और इस वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले ए मल्टीप्लाई करिए अंदर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर एक क्वांटिटी मिलेगी, एक मिलेगी ए सी और एक मिल रहा है ए बी और एक है बी सी। होल स्क्वायर इन पे अभी भी लगा रहेगा। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे और बाकियों को एक साथ लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, दूसरा कोई टर्म कैंसिल हो रहा है, ए सी कैंसिल हो गया। अब जो टर्म बच रहे हैं वो कौन से हैं, अच्छा ए बी और ए बी भी कैंसिल हो गया, यानी फाइनली हमारे पास क्या बचा, ए डी माइनस बी सी स्क्वायर। एन से कैंसिल होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, अपॉन में एन ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। ये पहली वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। का स्क्वायर के लिए हमें चारों चाहिए, ए का एक्सपेक्टेशन से उस ए से उसकी एक्सपेक्टेशन को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर किया, फिर एक्सपेक्टेड ए से डिवाइड किया, यानी का स्क्वायर के इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी समेसन है, ए की वैल्यू आई है, अब सिमिलरली हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोगों को बी की वैल्यू खुद से कैलकुलेट करनी है, बी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी, हमने ऊपर सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं और अभी हम आंसर भी बता देंगे आपको। चलिए इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, जो यहाँ पर आपको दिख रही वही बिल्कुल सेम रहेगी, ए डी माइनस बी सी होल ऑफ स्क्वायर अपॉन एन ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो बोल सकता है। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इन चारों वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है, का स्क्वायर के फॉर्मूले में। का स्क्वायर के फॉर्मूले में हम इनको पुट करके कैलकुलेट करेंगे और प्रूफ में वही लाना है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए एक बार क्या प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है, का स्क्वायर इक्वल टू दिस, ए डी माइनस बी सी स्क्वायर है, अपॉन में चारों क्वांटिटीज़ हैं, और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको एन भी लिखा जा सकता है। वैल्यूज़ पुट करके हम जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। तो का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, का स्क्वायर की वैल्यू में जो पहली वैल्यू आई है, एक यहाँ पर चेंज कर लेंगे, अपॉन में यहाँ ए प्लस बी और ए प्लस सी नहीं रहेगा, जो
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी है उसके साथ जो वैल्यू वो रहेगी। तो जरा एक्सपेक्टेड बी के साथ देखिए क्या है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी निकाली गई थी यहाँ पर, ये इसके साथ है ए प्लस बी एंड बी प्लस डी। तो ये क्वांटिटी अपॉन में रहेगी ए प्लस बी एंड बी प्लस डी। ठीक है, हम एक और लिख लेते हैं, सी वाला भी और डी वाला भी, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसकी वैल्यू में ऊपर वाली क्वांटिटी सेम रहेगी, ए डी माइनस बी सी होल ऑफ स्क्वायर। अपॉन में रहेगा वो जो सी की एक्सपेक्टेशन में है। तो सी की एक्सपेक्टेशन में आपको दिख रहा क्या क्या है, आप देख सकते हैं सी प्लस डी एंड ए प्लस सी। लास्ट में हम डी का भी लिख लेते हैं। चलिए, इसमें भी ए डी माइनस बी सी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और अपॉन में क्या रहने वाला है, ए प्लस सी प्लस डी। यहाँ पर रहेगा सी प्लस डी एंड बी प्लस डी, सी प्लस डी एंड बी प्लस डी। चलिए, चारों वैल्यूज हो गई। अब बस हम काई स्क्वायर के फॉर्मूले में इनको पुट करके सॉल्व करेंगे। तो काई स्क्वायर में करना क्या है, इसका सम करना है। आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि पूरी क्वेश्चन से एक चीज़ कॉमन हो रही है, वो क्या है, ए डी माइनस बी सी होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो जो बचेगा हम उसको सिर्फ लिखेंगे। क्या यहाँ पर बच रहा है, 1 ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, प्लस दूसरी क्वांटिटी क्या बचेगी, बी वाली लिख लीजिए, 1 ए प्लस बी एंड बी प्लस डी। तीसरी सी वाली लिखेंगे, ये बचेगा 1 ए प्लस सी एंड सी प्लस डी। लास्ट क्वांटिटी होगी सी प्लस डी एंड बी प्लस डी। चलिए, बस अब प्रूफ हमारा होने ही वाला है, हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो काई स्क्वायर की वैल्यू जैसी थी, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यू में शायद अपॉन में एन स्क्वायर भी रहे, क्योंकि ये ए डी माइनस बी सी अपॉन एन का होल ऑफ स्क्वायर हो रहा है ना। नहीं, ठीक है, चलिए कैलकुलेशन सही है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, और बाद वाले दोनों को एक साथ। तो एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं इसमें कोई टर्म कॉमन है। यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन है, साथ में क्या है, एक के साथ है ए प्लस सी और दूसरे के साथ है बी प्लस डी। अब अगर आप एलसीएम सॉल्व करना जानते हैं तो इनसे हम इनको डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ बी प्लस डी हो जाएगा और यहाँ पर ए प्लस सी। बाद वाले दोनों में भी यही करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सी प्लस डी दिख रहा है आपको कॉमन है, और ए प्लस सी साथ में बच रहा है, और बी प्लस डी। तो यहाँ भी आ जाएगा बी प्लस डी एंड ए प्लस सी। अब आपको न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी दिख रही है वो दिख रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको हम एन लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको एन लिख के बाहर कॉमन कर लेंगे तो बाहर वाले एन से ये कैंसिल हो जाएगा, और अब जो क्वांटिटी बचने वाली है वो है 1 ए प्लस बी, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। बस एक बार इसका एलसीएम और लेना और आपका आंसर आ जाएगा, सी प्लस डी, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। तो जो टर्म्स कॉमन है दोनों में है वो तो एलसीएम में रहेंगे, प्लस जो कॉमन नहीं वो भी रहेंगे। तो क्या दोनों में बी प्लस डी मिल रहा है, हाँ ठीक है, बी प्लस डी लिख देते हैं। और शायद ए प्लस सी भी दोनों में है, इसको भी लिख लेते हैं। सी प्लस डी और ए प्लस बी दो टर्म बढ़ेंगे। जब एलसीएम ले रहे हैं इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस डी और इधर आ जाएगा ए प्लस बी। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि
ऊपर वाली क्वांटिटी फिर से क्या बन गई, n बन गई। और प्रूफ में भी शायद आपको यही करना है। तो चलिए देखिए, का स्क्वायर के इस प्रूफ में आपको क्या करना था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ए डी माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड में ये क्वांटिटी। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको का स्क्वायर का फार्मूला याद रखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका ध्यान रखना है, और कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होते ही जितना भी आपने याद किया सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था और मैंने बोला था कि इसका ये पोर्शन ऊपर का थ्योरेटिकल है वो आप याद करेंगे, नीचे वाला है सो दैट फॉर एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको प्रूफ करना है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये छोटा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लेना होगा, दूसरी चीज़ आपको मीन डेविएशन का फार्मूला पता होना चाहिए, साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं x, जिसकी वैल्यूज़ हैं x1 x2 डॉट डॉट xn, और इसकी फ्रिक्वेंसी को भी लिख लेते हैं f1 f2 डॉट डॉट fn। सभी लोग जानते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी का सम किया जाता है तो हमें जो मिलता है वो होता है कैपिटल N, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, और डेविएशन अबाउट मीन, जब भी हम सम करते हैं इस वैल्यू का तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, आप में से कौन बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक क्वांटिटी जो यहाँ पर xi माइनस एक्स बार आई है इसको हम zi सपोज कर लेते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं i गोइंग फ्रॉम 1 to n fi zi इक्वल टू 0। इसको लिखने का बस एक पर्पज़ है कि हम थोड़ा सा इसको छोटा बना रहे हैं ताकि आपको जो फार्मूला मैं दिखाना चाहता हूँ वो ईजिली दिख जाए। ठीक है, अब आते हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलों पर। तो देखते हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन का हम फार्मूला लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n। जितने भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर n की वैल्यू समेशन fi है, इस बात को याद रखेंगे, और साथ ही साथ इसके क्या आता है fi मॉड xi माइनस एक्स बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n fi, और यहाँ पर आता है xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कैसे ये आसानी से सॉल्व हो पाएगा। xi माइनस एक्स बार को हम लोग zi सपोज कर चुके हैं, तो प्रूफ करना है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हम ये बात मान लें मीन डेविएशन अबाउट मीन इज़ लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमको यहाँ से ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए जो यूनिवर्सली ट्रू हो, लेकिन हम इसको अप्लाई करने के पहले बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन को हम स्क्वायर करते हैं तो ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ग्रेटर देन मीन डेविएशन अबाउट मीन स्क्वायर। तो इस एस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। एस डी वेरिएंस का रूट होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने रूट मिस किया था। जब हम एस डी स्क्वायर करेंगे तो वैल्यूज़ हमें क्या मिलने वाली हैं, 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n fi xi माइनस एक्स बार। तो स्क्वायर में रूट हट जाएगा, यानी सिर्फ यही वैल्यू हमें मिलेगी, ग्रेटर देन। अब आते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन पर। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/n
समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई, और यहाँ पर क्या होगा एक्स आई माइनस एक्स बार, और इस पूरे पर होल ऑफ स्क्वायर भी लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार में बस दो ही केस हो सकते हैं, या तो इनका सम मॉड लगा है इस वजह से हमेशा पॉजिटिव आएगा और इसका स्क्वायर किया जा रहा है तो स्क्वायर वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो हम यहाँ पर मॉड को हटा सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, पहले वाले टर्म को समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई जेड आई स्क्वायर, चूँकि होल स्क्वायर है सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी तो हम मॉड को हटा सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई जेड आई होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये फार्मूला किसका बनने वाला है, 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई जेड आई स्क्वायर माइनस 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई जेड आई होल ऑफ स्क्वायर। आप में से कौन बताएगा किसका फार्मूला बन रहा है? वेरिएंस का फार्मूला पढ़ा सबने? ये वेरिएंस का फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ जेडाई। जेडाई की वैल्यू जहाँ पर हम लोगों ने पहले ही पुट कर रखी, क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अगर ये वेरिएंस ऑफ जेडाई बनेगा तो किसी भी क्वांटिटी का वेरिएंस हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। यानी जो बात कही गई थी उसको लेकर चलने पर यह रिजल्ट मिलता है जो कि यूनिवर्सली ट्रू है। इसलिए ये प्रूफ होता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन ये स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटा होता है। चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसके दो पार्ट और होते हैं। यहाँ पर दो पार्ट और नहीं दिए गए हैं तो हम आपको इनके तीनों पार्टों का प्रूफ करवाते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका हम लोग लिख लेते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना होता है g इज इक्वल टू m 1 माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर एम स्क्वायर। ये पार्ट नंबर 1 है। इसका दूसरा पार्ट में प्रूफ करना होता है एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और तीसरे पार्ट में प्रूफ करना होता है एच इक्वल टू एम 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो तीनों करवा देते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको ये करने के लिए भी ऊपर वाले दो करने पड़ते हैं। तो कितने पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है सिर्फ यहाँ तक पूछें या फिर दूसरा भी या फिर तीनों। क्वेश्चन में जो बातें कही जा रही उनको पहले हम ध्यान से देख लेते हैं। सो दैट इफ द डेविएशन एक्स आई आर स्मॉल, डेविएशन एक्स आई मीन्स एक्स आई माइनस समथिंग, किसी से डेविएशन लेना है, मीन भी हो सकता है मीडियन भी हो सकता है। आगे लिखा कंपेयर्ड विद मीन, यानी ये डेविएशन मीन से लेना है और इसके बारे में कहा जा रहा है डेविएशन स्मॉल है। सो दैट अगर इस डेविएशन की पावर को हम बढ़ाते हैं यानी एक्स आई अपॉन एम क्यूब करते हैं तो इससे बड़ी पावर्स को क्या करना, इग्नोर करना है। एंड हायर पावर यानी क्यूब मिलता है या क्यूब से ज़्यादा पावर मिलती है एक्स आई अपॉन एम की तो हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। ठीक है, जब भी कोई स्मॉल क्वांटिटी को स्क्वायर करो फिर क्यूब करो फिर 4 करो तो वो वैल्यू धीरे धीरे 1 की तरफ टेंड होने लगती है। ये आप करके देख सकते हैं, सॉरी 0 की तरफ टेंड होने लगती है। तो जब 0 की तरफ टेंड हो रही है हायर पावर्स तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। आगे दिया हुआ है स्मॉल एक्स आई की वैल्यू, यानी स्मॉल एक्स आई की जो वैल्यू है वो है कैपिटल एक्स आई माइनस एम, यानी यहाँ पर जो स्मॉल एक्स आई था इसका मतलब था ये अपॉन एम है और पूरे पे है क्यूब। सिमिलरली यहाँ भी एच क्या है, हार्मोनिक मीन है। सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल एक्स, और एम के बारे में दिया गया कि ये क्या है, मीन। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं एक्स जिनकी वैल्यूज़ हैं x1 x2 डॉट डॉट xn और इनका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन f1 f2 डॉट डॉट fn। सिग्मा fi इज इक्वल टू कैपिटल N ये होता है
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। एक्स आई माइनस एम को यहाँ पर स्मॉल एक्स आई दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये ना दिया होता तो हमें इसे कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ता। तो जो गिवन रिजल्ट है यहाँ से ज़रा हम देख लेते हैं कि एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी। कैपिटल एक्स आई यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये x1 x2 डॉट डॉट xn। अगर कैपिटल एक्स आई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगी स्मॉल एक्स आई प्लस एन। तो जब भी कोई कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशंस पर होगी उसमें हम इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमने बना ली कि इसकी वैल्यू होगी 0। आगे जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको यूज़ करेंगे। अगर मान लो इसका स्क्वायर होता तो क्या होता, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम स्क्वायर, एम जहाँ पर मीन वैल्यू है, तो स्क्वायर करने पर ये किसका फार्मूला बनेगा, सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला सबको पता है, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, जहाँ पर एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है। बस यहाँ पर मीन की जगह पर m है और अपॉन में कैपिटल N नहीं है, तो कैपिटल N को इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसकी वैल्यू आएगी n सिग्मा स्क्वायर, या फिर सिग्मा एफ आई, इसकी जगह पे स्मॉल एक्स आई भी पुट किया जा सकता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 सबको क्लियर। ओके, अब पहले प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले प्रूफ में हमको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, जी इज इक्वल टू m 1 माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर दो क्वांटिटीज़ हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट लेते हैं। अगर 3 क्वांटिटी हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करके उनका क्यूब रूट लेते हैं। और अगर n क्वांटिटी है तो nth रूट लेते हैं। तो अगर हम इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन x1 की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, यानी जो पहला ऑब्जर्वेशन x1 है उसकी फ्रिक्वेंसी है f1, दूसरे की फ्रिक्वेंसी है f2, लास्ट में nth की फ्रिक्वेंसी है fn। और अब हम क्या लेंगे, इसका रूट, nth रूट मीन्स जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कैपिटल N, जहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई, यानी फ्रिक्वेंसी का सम। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला सबको क्लियर। ओके, अब इस ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले को आसान बनाने के लिए हम लॉग लेते हैं। लॉग जी इज इक्वल टू 1/n, 1/n लॉग लेने पर बाहर हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचने वाला है, x1 टू द पावर f1, x2 टू द पावर f2 डॉट डॉट xn टू द पावर fn। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, f1 लॉग x1 प्लस f2 लॉग x2 प्लस डॉट 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 लास्ट क्वांटिटी होगी fn लॉग xn। हम इसको समेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल n fi log xi। अभी ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि xi की वैल्यू क्या है, कैपिटल xi माइनस m। यहाँ से हम लोगों ने कैपिटल xi की वैल्यू क्या निकाली थी, xi प्लस m। हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n fi log xi प्लस m। ठीक है, किसी को भी समस्या तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से कैपिटल M को कॉमन लेते हैं
वन अपॉन एम एन समेसन आई गोइंग फ्रॉम वन टू स्मॉल एन एफ आई। अगर कैपिटल एम कॉमन लेंगे तो एम यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बच रहा है, वन प्लस एक्स आई अपॉन एम। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि एक्स आई अपॉन एम की पावर अगर 3 या उससे ज़्यादा होती है तो हमें इसे नेगलेक्ट करना है, और लॉग 1 प्लस एक्स का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अभी। चलिए अप्लाई करते हैं। पहले ये दोनों प्रोडक्ट में है, लॉग का फार्मूला अप्लाई करते हैं। वन अपॉन एन समेसन आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन एफ आई। तो पहला बन जाएगा लॉग एम प्लस दूसरा क्या बनेगा, लॉग 1 प्लस एक्स आई अपॉन एम, और साथ में वन अपॉन एन समेसन आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन एफ आई। अब log 1 प्लस एक्स आई अपॉन एम का फार्मूला ओपन करेंगे, ये मानते हुए कि एक्स आई अपॉन एम मॉड लेस देन 1 है। ये सपोज किया जाता है जब भी हम log के फार्मूले को ओपन करते हैं। तो log 1 प्लस एक्स का जो फार्मूला ओपन होने जा रहा है वो कैसे ओपन होगा देखते हैं। यहाँ पर समेसन एफ आई और कैपिटल एन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, log m। इधर क्या है, log g प्लस, चलिए इसको ओपन करते हैं तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन एन समेसन आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन एफ आई। log 1 प्लस एक्स का फार्मूला कोई बताएगा आप में से क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहली वैल्यू आएगी x मीन्स एक्स आई अपॉन एम, जहाँ पर कैपिटल एम मीन है। दूसरी वैल्यू आएगी माइनस एक्स आई अपॉन एम स्क्वायर एंड 1/2, यानी जो भी x हो उसका स्क्वायर करना और 2 से डिवाइड। तो x की वैल्यू यहाँ पर ये है, इसका स्क्वायर हुआ 2 से डिवाइड। इसके बाद वाली क्वांटिटीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 और उससे ज़्यादा पावर को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। log m प्लस, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन इसका होगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन एन है, कांस्टेंट m भी बाहर आएगा, समेसन एफ आई स्मॉल एक्स आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी अभी हमने बताया स्मॉल एक्स आई क्या है, कैपिटल एक्स आई माइनस एम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, यानी ये तो 0 बन गया। सेकेंड टर्म पे आते हैं, सेकेंड टर्म क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एन समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन एफ आई, और इसके साथ क्या रहेगा 1/2, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं, और एक्स आई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये क्वांटिटी लिख लेते हैं। इस तरफ क्या है, लॉग जी। बस अब एफ आई और एक्स आई स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाएगा, कौन बताएगा आप में से, ये तो 0 हो गया, माइनस ये क्या बनने वाला है 1 अपॉन 2n, और समेसन एफ आई और एक्स आई स्क्वायर बन जाएगा n सिग्मा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये एफ आई एक्स आई स्क्वायर क्या बन गया है, n सिग्मा स्क्वायर। तो चलिए इनकी वैल्यूज को लिख देते हैं। log g इक्वल टू n सिग्मा स्क्वायर, अच्छा अपॉन में m स्क्वायर भी रहेगा, n n कैंसिल हो गया, ये बन गया log m। log को हटाना है तो क्या करेंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर में, इसको e की पावर log एंड e टू द पावर माइनस जो वैल्यूज बची हैं सिर्फ उन्हें लिखेंगे, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम log अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब log एडिशन का फार्मूला अप्लाई करिए, log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा m इंटू ई टू द पावर -1/2
सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और इस तरफ क्या है लॉग जी, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा। जी की वैल्यू को प्रूफ करने के लिए अब क्या किया जाएगा, फिर से हम ई की पावर माइनस एक्स ओपन करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हायर पावर को यहाँ भी नेगलेक्ट करना है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आने वाला है, सबसे पहला टर्म आएगा 1, अगला टर्म आएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसके बाद के टर्म में m की पावर क्या हो जाएगी 3। तो उनको हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। और ये वो रिक्वायर्ड प्रूफ है जो आपको करना था, जी की वैल्यू, पहला प्रूफ। अब आपने अगर पहला प्रूफ नहीं किया तो तीसरा तो आप कर ही नहीं पाएंगे, यानी जो क्वेश्चन में आपके पूछा गया है, क्योंकि उसमें इनका यूज़ होना है। तो चलिए देखिए क्या पहला प्रूफ हो चुका है। जी की वैल्यू को प्रूफ करना था m-1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, 1-1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। चलिए अब बढ़ते हैं प्रूफ नंबर 2 की तरफ। क्या है प्रूफ नंबर 2? प्रूफ नंबर 2 में हम लोगों को प्रूफ करना था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो इसे कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन नंबर, इसको स्टार मान लेते हैं, इस इक्वेशन स्टार का होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो इस साइड क्या मिला जी स्क्वायर, इस साइड मिला एम स्क्वायर, एंड 1-1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को फिर से ओपन करेंगे, जी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया ए, प्लस बी स्क्वायर में हो जाएगा 1/4 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab के टर्म्स क्या होंगे, 2 × 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। सेकेंड टर्म आपको दिख रहा होगा, इसमें m की पावर 4 से ज़्यादा जा रही है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, और इसको नेगलेक्ट करते ही हमारे पास रिजल्ट में आएगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया है। एलसीएम लेते ही यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर और इधर जी स्क्वायर। प्रूफ में क्या करना था, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। तो इजीली हम यहाँ से ये प्रूफ भी कर सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। प्रूफ नंबर 2 भी हो गया। अब बढ़ते हैं प्रूफ नंबर 3 की तरफ, जो आपके क्वेश्चन का मेन प्रूफ है। तीसरे में करना क्या है आपको, प्रूफ हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन में ये प्रूफ करना है कि हार्मोनिक मीन की वैल्यू आएगी m 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो अगर आपको हार्मोनिक मीन का फार्मूला पता है तो ये आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन का फार्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, 1/h इज इक्वल टू, फ्रिक्वेंसी फॉर्मेट होता है तो क्या करते हैं जब हम मीन निकालते हैं तो फ्रिक्वेंसी को xi से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी समेसन fi(xi) और डिवाइडेड बाई 1/n ये करते हैं। लेकिन जब हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो xi की जगह 1/xi यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आने वाला है वो क्या होगा, 1/n, यहाँ पर होगा fi 1/xi के लिए xi अपॉन में जाएगा, फिर ये f1 कर लो, तो अगला आएगा f2/x2 प्लस डॉट 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 fn/xn। अब यहाँ से अगर h की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगी, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, n अपॉन समेसन fi/xi, जहाँ पर i की वैल्यू होगी 1 to n। क्या फार्मूला सबको क्लियर है हार्मोनिक मीन का, ये जल्दी बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। 1/h इक्वल टू 1/n समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to small n fi एंड xi। तो करेंगे क्या, यहाँ पर xi की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो xi की वैल्यू क्या थी, कैपिटल XI माइनस m, ये यूज़ कर लेते हैं। 1/n समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n
एफ आई एंड एक्स आई माइनस एम। अब यहाँ से m को कॉमन करेंगे तो एफ आई, जब m कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, m को कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा एक्स आई अपॉन m माइनस 1। यहाँ पर वैल्यू कैपिटल एक्स आई है, सॉरी फॉर दैट, ये कैपिटल एक्स आईज होंगे क्योंकि हम ऑब्जर्वेशंस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कैपिटल एक्स आई जब होगा तो कैपिटल एक्स आई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एक्स आई प्लस एम, स्मॉल एक्स आई प्लस एम। तो इनको कैपिटल एक्स आई कर लो, ये हो जाएगा स्मॉल एक्स आई प्लस एम। ठीक है, ये स्टेप फिर से करवा देते हैं। अब यहाँ से अगर हम m कॉमन लेंगे तो ये एफ आई, और जब m कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस स्मॉल एक्स आई अपॉन एम। ठीक है, m कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसको बाहर कर सकते हैं समेसन से, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई। और इस क्वांटिटी को जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इस पे लग जाएगा इन्वर्स। इन्वर्स को हम इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो टर्म्स हमको कितने लेने हैं, सिर्फ उतने लेने हैं जो पावर 3 या उससे कम हो। तो पहला टर्म इसका क्या आता है, आपको अगर फार्मूला पता हो 1 प्लस एक्स इनवर्स का, तो इसका पहला टर्म आता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। सभी को ये फार्मूला क्लियर है, लिखते हैं। पहला टर्म आएगा 1 माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स की वैल्यू ये है, प्लस दूसरा टर्म आएगा एक्स स्क्वायर। तीसरा टर्म हम लिखते नहीं क्योंकि पावर क्यूब और उससे ज़्यादा को हमें नेग्लेक्ट करना है। बस अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब समेसन एफ आई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन m बाहर, और समेसन एफ आई स्मॉल एक्स आई, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर m स्क्वायर है, और इधर आएगा समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू n सिग्मा स्क्वायर है, पहले ही बाहर लिखा जा चुका है। चलिए, ये टर्म 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन m बच रहा है, प्लस ये 0 टर्म हो गया, ये आएगा n सिग्मा स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और बाहर से एक n m आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू हमें प्रूफ क्या करनी थी, यहाँ से अगर हम, ये 1 अपॉन h लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, फिर से इसको लिख लेते हैं, 1 अपॉन h इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस, यहाँ पर आ रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन m क्यूब। तो हम यहाँ से 1 अपॉन m को कॉमन कर लेते हैं। जब 1 अपॉन m कॉमन होगा तो ये बचेगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब यहाँ से h की वैल्यू को निकाला जा सकता है, कैसे, 1 अपॉन m, प्रूफ में देख लेते हैं क्या करना था। अगर इतना ही करना है तो हमारा प्रूफ हो चुका है। h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू के लिए बस हमें इनको रिवर्स कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो h को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, m इस तरफ आ जाएगा, h इस तरफ आएगा, और ये जाएगा डिवाइड में, 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो एलसीएम लेके अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू h। ये अपॉन में है, ऊपर क्या है, m। ठीक है, इसको फिर से रीराइट करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं h की वैल्यू क्या आने वाली है। ये आएगा m अपॉन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर m स्क्वायर, और h इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
फिर हम लोग इसको लिख लेंगे 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर एम स्क्वायर इनवर्स। अब जब इनवर्स को ओपन करेंगे तो फिर से वही कंडीशन 1, अब यहाँ पर एक माइनस यहाँ भी एक माइनस यहाँ भी, तो पहला टर्म आएगा 1 प्लस एक्स, और x की जगह पे क्या है ये। इसके बाद के जो टर्म हैं वो जब हम लिखेंगे जो हायर वाले टर्म्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक तुम लोग चेंजेस और करोगे, जो माइनस वाला टर्म था ये 0 हुआ था, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो हमको यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस। ये प्लस होगा, और अब जब प्लस होगा तब इन्वर्स का फॉर्मूला ओपन करने पर यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये था फाइनल प्रूफ। सब लोग बताओ जरा, ये समझ में आया सबको? इसको एग्ज़ाम में करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि देख रहे हो ना प्रूफ बड़ा है, जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इसे कर पाओगे। तो अगर सबको क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। पिछली क्लास में हमने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बताई थी। क्वाड्रेटिक फॉर्म होती क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, ये हमने आपको बताया था। और क्वाड्रेटिक फॉर्म ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो उसमें जो मैट्रिक्स आती है उसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। प्रूफ में ये करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, β2 माइनस β1 माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक तो ये प्रूफ है। दूसरा प्रूफ है β2 ग्रेटर आर इक्वल टू β1 प्लस 1। और एक शायद आपके पेपर में पिछली बार आया था जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, β2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू β1। तो इन तीनों को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर आप प्रूफ को देखो तो इनमें से एक भी प्रूफ हो जाए तो तीनों कर सकते हो। कैसे? मान लो आपने पहला प्रूफ कर लिया, तो अगर पहला ट्रू है और हम इन दोनों को इस साइड शिफ्ट कर दें तो दूसरा प्रूफ हो जाएगा। और अगर दूसरा ट्रू है तो दूसरे की इनइक्वालिटी को ध्यान से देखिए, ये है पॉजिटिव क्वांटिटी, और अगर हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हटाएंगे तो इस तरफ वाला लेस रहेगा, तो जो पहले से लेस है वही और लेस हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अगर प्रूफ नंबर 1 हो जाए तो बाकी के दोनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो प्रूफ नंबर 1 हम आपको करके दिखाते हैं और वहीं से बाकी के दोनों हो जाएंगे। कैसे करेंगे प्रूफ नंबर 1? तो सबसे पहले हम एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, रैंडम वेरिएबल x और उसकी फ्रिक्वेंसी। तो x की वैल्यूज़ हैं x1 x2 xi डॉट डॉट xn, और इनकी फ्रिक्वेंसी है f1 f2 fi एंड fn। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी को पता है कैपिटल N मीन्स समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी i गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो क्वांटिटी एक सपोज करेंगे Zi, और Zi की वैल्यू होगी xi माइनस एक्स बार। यहाँ से जो कुछ रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे, जहाँ पर एक्स बार क्या है, एक्स बार मीन है दिए हुए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मीन का फार्मूला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, बस यही इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे rth सेंट्रल मूवमेंट से। तो rth सेंट्रल मूवमेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। rth सेंट्रल मूवमेंट को हम लोग लिखते हैं म्यू आर 1/n सिग्मा fi। सेंट्रल है इसलिए xi मीन माइनस एक्स बार होगा, और पावर इसकी कितनी हो जाएगी r, i गोइंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n। अगर xi माइनस एक्स बार को हम z से रिप्लेस कर दें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n fi एंड zi टू द पावर r। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको β2 और β1 के फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम β2 की बात करें
तो फार्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। बीटा 1 की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। ये आपको पहले से याद है। जब rth मोमेंट में पावर r है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ मोमेंट में पावर 4 होगी, 3 में पावर 3 होगी। तो स्टार्टिंग करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है ये की टर्म है। की टर्म मीन्स आपको ये याद रखना है प्रूफ को करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे समेशन एफ आई ए जेड आई स्क्वायर प्लस बी जेड आई प्लस सी, ये हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका भी करना है स्क्वायर, तभी तो पावर 4 मिलेगी मैक्सिमम जब स्क्वायर करेंगे। और जब भी कोई स्क्वायर क्वांटिटी होती है तो वो हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ए बी और सी हैं ये क्या है, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेंगे क्या, हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और समेशन रन कराएंगे। प्रूफ कठिन नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। सिस्टम को फॉलो करेंगे और आसानी से हम इस पूरे प्रूफ को करेंगे। तो सबसे पहला टर्म क्या आने वाला है, अगर हम ए स्क्वायर करते हैं, सभी को ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। तो सबसे पहले जो टर्म आएगा वो ए स्क्वायर आएगा, जहाँ पर ए की जगह पे ये है। तो अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं तो ए स्मॉल ए जो है ये तो कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर होगा तो बाहर आएगा। जेड आई स्क्वायर है तो ये बन जाएगा जेड आई टू द पावर 4, और समेशन एफ आई मल्टीप्लाई हो गया। यानी पहला स्टेप हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो अब हम करेंगे बी स्क्वायर यानी दिस क्वांटिटी। तो इसका स्क्वायर करने पर ये कांस्टेंट टर्म है जेड आई स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, समेशन एफ आई मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म है सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर आएगा समेशन एफ आई। समेशन एफ आई अगर कहीं पर आए तो हम उसको कैपिटल एन लिख सकते हैं, अभी आगे लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2ab, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 2ab। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या होंगे, ये दोनों कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, और जेड आई की पावर कितनी हो जाएगी 3, और समेशन एफ आई भी बाद में आएगा। ये सब कांस्टेंट टर्म थे इसलिए समेशन के बाहर हो गए। 2ab आ गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो चलिए देखते हैं ये क्या आएगा। इसको हम कहेंगे 2ac। तो 2 मल्टीप्लाई होगा ये a और c और जेड आई स्क्वायर, बाहर से क्या आ रहा है मल्टीप्लाई होकर समेशन एफ आई। अब ये एक लास्ट टर्म बचा है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब ये दोनों बचे हैं बी सी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, समेशन एफ आई जेड आई, और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 यहाँ से लगा रहेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे म्यू आर डैश से, जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी आपको ये दिखने भी लगेगा, है ना। देखते हैं। तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज़रा इस वाले फार्मूले से बताओ क्या हो जाएगी, एन म्यू 4 हो जाएगी ना, एन टाइम्स म्यू 4, क्योंकि पावर यहाँ पर क्या है जेड आई की 4 है, यहाँ पर पावर थी आर, ये एन मल्टीप्लाई होकर म्यू आर में आ जाएगा। तो यहाँ से हम चाहें तो n को हटा सकते हैं, क्योंकि n सबके अपॉन में रहेगा। ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, n सबके अपॉन में रहेगा, तो हम पूरी क्वांटिटी से n एक साथ हटाएंगे। इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली क्या, म्यू 4। तो ये आ गया ए स्क्वायर म्यू 4 प्लस, इस वाले पे जरा आते हैं, ये क्या बनने वाला है, बी स्क्वायर, जेड आई की पावर 2 है तो म्यू 2 बन जाएगा। तीसरा है n, समेशन एफ आई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो ये भी दिखेगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 0। तो जब पावर 0 होती है तो हम इसको म्यू के टर्म में कैसे लिखते हैं, म्यू 0 से। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या लिखेंगे, म्यू 0। चलिए नेक्स्ट वाले टर्म पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाले टर्म में क्या हो जाएगा, 2ab, और ये किसका फार्मूला बन जाएगा,
ये फार्मूला बन जाएगा μ3 का, प्लस 2AC, 2AC के साथ ये किसका फार्मूला बन गया, μ2 का, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा μ1 बनेगा ना। μ1 की वैल्यू वैसे तो 0 होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्योंकि हमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में ले जाना है। 2BC और इसकी वैल्यू हो गई μ1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किस में लिखी थी, ABC में। तो अगर हम इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो हमारे पास 3 कांस्टेंट हैं ABC, 3 को रो में लिखेंगे और 3 को लिखेंगे कॉलम में, और यहाँ पर वो मैट्रिक्स। तो पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो यहाँ पर A स्क्वायर आएगा, यहाँ B स्क्वायर, यहाँ पर C स्क्वायर। A स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, μ4, B स्क्वायर का कोफिशिएंट μ2 और C स्क्वायर का कोफिशिएंट μ0। बाकी जो 2 टाइम्स वाले हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, इधर से A आएगा, यहाँ से आएगा B, यानी AB, एक AB यहाँ आएगा, एक AB यहाँ आएगा। तो जरा AB में देखो क्या हो रहा है, 2 टाइम्स μ3, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल क्या बच जाएगा, μ3। इसके बाद ये कौन सा टर्म होगा, तो अगर यहाँ A है यहाँ C है तो ये AC का टर्म होगा, ये भी AC का टर्म होगा, यहाँ C और यहाँ से A। AC वाले टर्म का जरा कोफिशिएंट देखो कितना है, 2μ2, तो 2μ2 में एक μ2 यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ। अब लास्ट टर्म जो बच रहा है वो किसका है, B और C का। तो BC का क्या है, 2μ1, यहाँ पर आ जाएगा μ1 और यहाँ भी आ जाएगा μ1। तो ये जो मैट्रिक्स बनी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स है, और इस वजह से इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और हम प्रूफ तक पहुंच जाएंगे। μ4, μ3, μ2, μ3, μ2, μ1, μ2, μ1 एंड μ0। बाद में जब हम प्रूफ कर लेंगे तो किन की वैल्यूज पुट करेंगे, μ0 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, μ1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जो कि होते ही होते हैं। तो चलिए पहले हम इनको प्रूफ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनकी वैल्यूज को 0 और 1 पुट कर देंगे। अभी अगर 0 और 1 पुट कर देंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए 0 1 पुट करके तब कैलकुलेट करते हैं। μ4, μ3, μ2, μ3, μ2, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 1। ओपन करते हैं μ4 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के। तो μ4, जब μ4 आएगा तो दिस माइनस दिस, यानी ये बन जाएगा μ2। फिर अगला आएगा माइनस μ3, जब μ3 लिखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस μ2 दिस, तो इसके साथ क्या आ गया μ3। फिर μ2 पे आते हैं, प्लस μ2 और दिस माइनस दिस, यानी μ2 ये 0 हो जाएगा और ये माइनस μ2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो देखिए ज़रा क्या बना, μ4, μ2 माइनस μ3 स्क्वायर, और ये बन गया माइनस μ2 क्यूब। तो हम क्या करेंगे, μ2 क्यूब से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको μ2 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया, μ4/μ2 स्क्वायर, और ये बन गया μ2 क्यूब, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब पहला फार्मूला किसका बन गया, बीटा 2, और दूसरा किसका बन गया 23/32 बीटा 1, और ये -1। तो ये प्रूफ हो गया। अब अगर ये प्रूफ हो गया तो बाकी के दोनों कैसे होंगे ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो क्या सभी को ये क्लियर हो गया, जल्दी से बोलिए हाँ है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, और ये आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, 2010, 2016 और 2014 के पेपर में। क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज दी जाती है, अब वेरिएबल टेक्स द वैल्यू, क्या वैल्यूज हैं, ए आर,
क्वेश्चन आप लोग ढूंढना पेपर में मिल जाएगा। ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर n माइनस वन। हम आपको क्वेश्चन ढूंढ कर दिखाते हैं, 10 वाले पेपर में शायद ये हो, कोई भी 10, 14, 16 कोई भी मिल जाए। ये है 14 का पेपर है। चलो यहाँ से क्वेश्चन भी हम ले लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी रहे। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 7.5 नंबर का आया है, लेकिन ये इससे भी बड़ा हो सकता है। ओके, प्रूफ क्या करना है, ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर, और ये इन क्वांटिटीज के लिए प्रूफ करना है जो आपको यहाँ पर दे रखी हैं। डिफाइन डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको ये करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर आगे कह रहा है इफ ए जी एंड एच डिनोट द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज देन ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस वन के लिए शो करना है ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर। तो पिछली क्लास में हमने आपको दो क्वांटिटी के लिए करके दिखाया था, ए और बी के लिए, लेकिन अगर ये क्वांटिटी n हो जाए, ये टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं, कितने टर्म है इसमें, कौन बताएगा? स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, ए से, फिर है ए आर, फिर है ए आर स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है, ए आर टू द पावर n माइनस वन। अब बताओ कितने टर्म है इसमें? n टर्म है, ठीक है, n माइनस वन पावर है, लेकिन पहले में r की पावर 0 है, तो स्टार्टिंग 0 से हुई है। तो 0 से n माइनस वन तक काउंट करोगे तो कितने टर्म हो जाएंगे, n टर्म्स। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको प्रूफ करना आसान है, केवल आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक मीन, AM। तो अर्थमेटिक मीन को A से डिनोट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला, जितना टर्म है उनसे डिवाइड करना है, सबको ऐड करते हुए। तो A प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस वन, और टोटल टर्म कितने थे, n। ये अर्थमेटिक मीन हो गया। अब हमको इसको सम करना है। ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या होता है ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला, फर्स्ट टर्म और 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। सबको ये फार्मूला क्लियर है ज्योमेट्रिक सीरीज का। फॉर nth टर्म, अगर n टर्म है तो यहाँ पर n टर्म है, ये बात क्लियर है, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और एक स्मॉल n पहले से था। तो ये बन गया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन जी पर। तो जरा देखते हैं जी का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूले में हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर nth रूट लेंगे, क्योंकि कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो इसका लेंगे nth रूट। अब आपको दिख रहा होगा कि a कितनी बार आया है, टोटल nth टर्म है, पहले से स्टार्ट है, तो a आया है n टाइम्स, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। r की पावर्स को ऐड करते हैं, तो r की पहली पावर दिख रही 1, दूसरी है 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही पावर्स आपस में क्या हो जाती, ऐड हो जाती हैं, और लास्ट पावर क्या है, n माइनस वन। तो a टू द पावर n यहाँ पर 1 अपॉन n है, और इसके साथ अगर हम 1 अपॉन n यानी a को बाहर कर लें, अब r को सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर जो सीरीज है इसको सम करके। तो ये सीरीज अर्थमेटिक है, और अर्थमेटिक सीरीज के सम का फार्मूला क्या होता है, n प्लस वन बाई टू, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, लेकिन यहाँ पर 1 से स्टार्ट है और n माइनस वन पे फिनिश है, यानी n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दो, तो ये n माइनस वन और ये भी n माइनस वन, ये 1 1 कैंसिल, यानी फाइनल आएगा n माइनस वन बाई टू। तो r की पावर कितना आया, n माइनस वन बाई टू, और जो पावर 1 अपॉन n थी उसको भी यहाँ हम ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
चलिए अब देखते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आया a और यहाँ पर आया r टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, n-1/2। तो सभी को g की वैल्यू समझ में आई, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू समझ में आई। ओके, अब बढ़ते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला n ऊपर रहेगा और नीचे रेसिप्रोकल का सम, यानी 1/a 1/ar 1/ar² और लास्ट में आएगा 1/arn-1। तो सबको दिख रहा होगा कि 1/a पूरी सीरीज से कॉमन हो जाएगा। 1/a कॉमन आएगा तो हम उसको ऊपर ला सकते हैं क्योंकि 1/a है। अब नीचे जो बच रहा है वो एक सीरीज होगी, स्टार्टिंग जिसकी कहाँ से होगी, 1 से। 1 + 1/r + 1/r² प्लस डॉट डॉट 1/rn-1। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करें तो कैसे कर पाएंगे, देखते हैं। एलसीएम हायर टर्म आ जाएगा, तो हायर टर्म यहाँ पे क्या है, r टू द पावर n-1। अब यहाँ पर है 1, तो 1 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा r टू द पावर n-1। r से डिवाइड करेंगे तो आएगा r टू द पावर n-2, यानी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो जब लास्ट वाले पे आएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 0 r की पावर यानी 1, यहाँ r की पावर 1 होगी, यहाँ होगा r² प्लस। तो क्या सभी को ये समझ में आ गया? चलो अब इसको फिर से रीराइट करते हैं, n/a r टू द पावर n-1। यहाँ पर एक सीरीज़ बन रही है जो 1 से लेकर r टू द पावर n-1 तक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ये वाली, बस रिवर्स लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म इसका 1 है, कॉमन रेशियो r है। अब मुझे कौन बताएगा इसमें टोटल टर्म कितने हैं, जल्दी से। टोटल टर्म कितने होने चाहिए, 1 से स्टार्ट है, r की पावर n-1 है, तो टोटल टर्म होंगे n। तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, फिर 1 - r टू द पावर n एंड 1 - r। ये सम होगा इस वाली सीरीज का। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकता है। ठीक है। अब फाइनली h की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 - r भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, n/a 1 - r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 - r टू द पावर n। ये आया हार्मोनिक मीन। अब प्रूफ करते हैं हम लोग रिलेशन। तो कैसे रिलेशन प्रूफ करेंगे, इन्हीं तीनों का यूज़ करते हुए या तो कर सकते हैं, या तो हम एक काम करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना था, AH = g²। तो क्यों ना हम अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू g² के बराबर आ जाएगी। तो हार्मोनिक मीन तो यहाँ लिखा ही हुआ है, हम यहीं पे अर्थमेटिक मीन को लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए a × h की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है जरा देख लेते हैं ऊपर से। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ये है, a/n 1 - r टू द पावर n एंड 1 - r। अच्छा, यहाँ पर h मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो h की वैल्यू ये नीचे लिखी हुई है, लिख लेते हैं इसको, n/a 1 - r टू द पावर n-1 अपॉन 1 - r टू द पावर n। g की वैल्यू देख लेते हैं, उसी के हिसाब से हम इसको मॉडिफाई करेंगे। g की वैल्यू में आ रहा a r की पावर n-1/2। ठीक है, तो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। एक तो ये टर्म कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया और एक n कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको लिखते हैं, a बच रहा है स्क्वायर के साथ और r की वैल्यू है n-1 पावर में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a² और यहाँ पर लिख लेंगे n-1/2 × 2। अब हम पूरी क्वांटिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं,
फिर ये क्या बन जाएगा g, और ये हो गया g²। तो हम लोग AH लेकर चले थे और किसके बराबर प्रूव कर दिया, g के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में 3 बार आया है और आप देख रहे हैं कि ये कठिन बिल्कुल भी नहीं, बस आपको हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चंस का डिस्कशन किया ये सब आपके पेपर में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इनमें से कई क्वेश्चन हो सकता हो आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिले। तो आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।